नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से खुशहाल स्वस्थ होगा डियर। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें मैं आपको 25 प्रश्न कराऊंगा। और ये वीडियो आगे आने वाला यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, केबीएस, एनबीएस, कोई भी आप ऐसी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बाल मनोविज्ञान से प्रश्न आते हैं डियर, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए है। वीडियो पर जितने भी लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से समझते हुए चलिएगा, अंत तक वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? तो मान लीजिए आप टीचर हैं, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक शरारती बालक है, आप कह लीजिए अधिक जिज्ञासु बालक है, तो वो आपसे टॉपिक से हट करके प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो है प्रधानाचार्य से शिकायत नहीं करेंगे डियर, उसे डांटेंगे भी नहीं, उसके माता पिता से शिकायत नहीं करेंगे। जब शिकायत करना ही नहीं, चाहे माता पिता हो या प्रधानाचार्य, दोनों बराबर हैं डियर। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ उससे बातचीत करेंगे कि वो ऐसे प्रश्न अप्रासंगिक क्यों पूछता है टॉपिक से। आखिर कुछ ना कुछ उसके अंदर जिज्ञासु होगी, जिज्ञासु स्वभाव के कारण वो ऐसा करता है। हम उससे बात करेंगे, उसके जो है मन को शांत करने के लिए, उसकी जिज्ञासु स्वभाव को सही दिशा में लगाने के लिए उससे बातचीत करेंगे, ताकि वो क्लास में जब पढ़े तो सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही बात करे, इधर उधर के अप्रासंगिक प्रश्नों का जो है वहाँ उच्चारण ना करे। इससे ध्यान भटक जाता है टॉपिक से डियर। अगर उसे अप्रासंगिक प्रश्न पूछने हैं तो आप उससे बातचीत करिए, बता दीजिए कि क्लास के अंत में आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं डियर। तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक? तो बता दें डियर, जो पियाजे थे ये स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। तो ये चारों अवस्थाएं आपके सामने लिखी हुई हैं, लेकिन पूछ रहा है किस अवस्था का संबंध अमूर्त चिंतन से है। तो अमूर्त जो चिंतन आया था बालक में, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आया था। और इस अवस्था का जो काल है वो 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच माना गया है। अगर पियाजे की पहली अवस्था की बात पूछी जाए तो संवेदी गामक अवस्था है 0 से 2 वर्ष, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और चौथी है 11 से 15। ये चारों अवस्थाओं का कालानुक्रम है, नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सी एकदम करेक्ट है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे की एक बुक है, मैं आपको बता दूं, तो उसमें इन्होंने जो है खुद के बच्चों पर ये सारे प्रयोग किए थे। इन्होंने साफ साफ वर्णित कर दिया था। स्विट्जरलैंड के एक महान मनोवैज्ञानिक थे डियर। और पियाजे एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एग्जाम में 2-4 प्रश्न आपको दिलाता है। तो इनकी चारों अवस्थाओं को आप बेहतर तरीके से बिल्कुल अध्ययन कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर मैंने इनका एक बड़ा सा वीडियो भी अपलोड किया है, तो आप उसको भी रीड कर लीजिएगा डियर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो डियर, प्रश्न में लिखा है पाठ्यचर्या शब्दावली। इसका जो संकेत है वो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन क्या अनुभव करते हैं, एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन एकदम राइट है चियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास के वृद्धि एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो जो निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति है डियर, ये मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है खेल पद्धति की, तो बता दें डियर, अगर खेल पद्धति के जनक की बात पूछी जाए तो आप फ्राबेल का नाम बताइएगा, जो कि जर्मनी के थे। अगर पूछ ले आधुनिक खेल पद्धति के जनक कौन है, तो कार्ल डवेल कुक का नाम नोट कर लीजिएगा डियर।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आकलन बहुत किफायती या मितव्ययी होना चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, या विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो डियर, जब आप विद्यालय आधारित आकलन करवाना चाहते हैं तो इसका जो अच्छा सा उदाहरण होगा वो वही होगा कि बाह्य परीक्षक की अपेक्षा क्या करें, शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। आप टीचर हैं डियर, तो जब आप पढ़ाते हैं क्लास में तो आपको पता होता है कि कौन सा बालक किस स्तर का है, कितना बुद्धिमान है, कितना क्रिएटिविटी एबिलिटी है इस बालक में। तो आप दूसरे से अगर कराएंगे तो कोई फायदा नहीं उसका डियर। तो इसलिए आप जो है खुद जो है विद्यार्थी की जो आधारित आकलन है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, और जितना अच्छे से टीचर जानता है अपने बालकों को, बाह्य परीक्षा करा के आप क्या कर पाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, या कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए डियर। तो शिक्षार्थी में व्यक्तिगत भिन्नता तो होती ही है, क्योंकि कोई भी दो बालक जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलगाव जरूर होता है डियर। तो हम शिक्षक हैं तो हमें व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। जब हम विविध अनुभव उपलब्ध कराएंगे तो किसी न किसी अनुभव से तो बालक सीख ही जाएगा डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है व्यक्तिगत भिन्नता की, तो बता दें व्यक्तिगत भिन्नता की सबसे पहले बात जो है वो सुजनन शास्त्र के जनक माने जाने वाले फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने की थी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? लेव वाइगोत्स्की ये एक रूस के महान मनोवैज्ञानिक थे डियर। इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा बल दिया था वो समाज पर दिया था। इन्होंने कहा था कि बालक सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखता है, तो सिर्फ और सिर्फ समाज से सीखता है। सोशल कॉन्ट्रैक्शंस को इन्होंने जो है बल दिया था। इन्होंने कहा था कि समाज के बाहर जो है बालक का विकास संभव ही नहीं है, इसलिए ये सामाजिक सांस्कृतिक के जनक माने जाते हैं। लेकिन अगर सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात आ जाती है तो अल्बर्ट बंडूरा का नाम नोट रखिएगा, जो कि कनाडा के महान मनोवैज्ञानिक थे। अभी हाल में उनका निधन हो गया है। वो भी समाज से ही रिलेटेड थे, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उन्होंने भी प्रतिपादित किया था। और लेव वाइगोत्स्की ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं डियर। तो नोट रखिएगा ए ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, या उपर्युक्त सभी। तो सकारात्मक दंड, मित्रों के साथ अगर उपहास होगा तो बालक क्या निगेटिविटी को फील करने लग जाएगा डियर। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना ये कहाँ का अच्छा काम है, ये भी तो निगेटिविटी है। तो यानी कि जब ऊपर के एक दो गलत हो गए तो उपरोक्त सभी भी गलत हो गया, और इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, मीन मेख निकालना बंद कर दीजिए। आप उसके बारे में मीन मेख मत निकालिए किसी बालक के, उसको जो है इंटरनल मोटिवेट होने के लिए कुछ जो है उदाहरण दीजिए, जिससे वो समझ पाएगा कि हाँ ये टीचर या एजुकेटर हमको क्या समझाना चाह रहा है। और बालक में जो है वो जब इंटरनली मोटिवेट हो जाएगा, आंतरिक रूप से जब वो मोटिवेट होगा, विप्रेरित हो जाएगा, तो वो अच्छा जो है अच्छे से अपने आप को डेवलप कर ले जाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करती है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो अभिप्रेरणा में जो उपयुक्त नहीं है, ये अभिप्रेरणा व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है डियर, ये गलत है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यही पूछ रहा था प्रश्न में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या है? अस्थायी लिखा है डियर, तो आप क्या लगाएंगे? जब अस्थायी परिवर्तन है मतलब कि एग्जैक्टली नहीं कि हमने अपने जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर लिया, स्थायी कर लेते तो अधिगम हो जाता। अब यहाँ अस्थायी परिवर्तन लिखा है तो अस्थायी अधिगम भी होगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करवाना। तो डियर विद्यार्थी के एटीट्यूड यानी कि उसको जो है अभिवृत्तियों को आपको बदलना है, तो आप जो है दबाव से नहीं करेंगे उस काम को। अगर आप दबाव से कर देंगे तो बालक क्या कुंठाहीन भावना का शिकार हो जाएगा डियर। हमें दबाव से ये कार्य नहीं करना है, इसलिए ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, या व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो ध्वनि संबंधी जो जागरूकता है डियर, वो है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। यानी कि हेर फेर का अर्थ ये है कि उचित आरोह अवरोह, स्वरागम, स्वरभक्ति, स्वरदोष, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए जो है वो ध्वनि संबंधी बातें करना है, अभिव्यक्ति करना है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद विद्यार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, विद्यार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष विद्यार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो कक्ष में जब आप जेंडर विभेद करेंगे, रूढ़िबद्धता को अपनाएंगे, तो विद्यार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ह्रासोन्मुख यानी कि नुकसान, यानी कि लक्ष्य से भटक जाएगा। जब आप जो है क्लास में जो है ये अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की कह के बर्ताव करेंगे, तो ये लिंग विभेद को जो है प्रदर्शित करता है डियर। ऐसा हमें नहीं करना है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने कहा था? स्किनर, पावलोव, जुंग या पियाजे। तो संसार के बारे में नन्हे वैज्ञानिक और जिज्ञासु जहां आए तो आप जीन पियाजे का नाम नोट कर लीजिएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पियाजे महोदय ने इस संकल्पना को प्रतिपादित किया था। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा वही शिक्षा है जिसमें हमें बालक को केंद्र मानकर ही सारे कार्य जो है करनी है। यानी कि बालक जिस तरीके से सीखे हमें उस तरीके से सिखाना है, जिस तरीके से पढ़े उस तरीके से पढ़ाना है हमें। यानी बालक के विचारों को क्या महत्व देना है डियर। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का जो अर्थ है वो है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को क्या महत्व देना है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है बाल केंद्रित की, तो विश्व में बाल केंद्रित शिक्षा के जनक जो है वो जॉन डीवी माने जाते हैं, जो कि अमेरिका के थे, और इन्हें प्रगतिशील शिक्षा का भी जनक माना जाता है। लेकिन अगर भारत में बाल केंद्रित शिक्षा की बात पूछी जाए तो गीजूभाई बधेका, जो कि गुजरात के रहने वाले थे, ये भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के प्रबल समर्थक माने जाते हैं डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कैसा है? क्या ये आंशिक रूप से सत्य है, या सत्य है, या कदाचित सत्य है, या असत्य है? तो मान लीजिए हम 2-3 लोग आपस में जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं या कई दिनों बाद मिलते हैं तो उससे क्या होगा? तो जब हम किसी विचारों को अपने प्रकट करेंगे आपके सामने तो आप भी उस विचार में तर्क और वितर्क करेंगे डियर। तो इससे क्या होगा? सामाजिक समूह का निर्माण होगा और नई चीज़ों को देखने को भी मिलेंगी। तो ये बात पूर्णतः क्या है? सत्य है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का, विषय वस्तु की कठिनाई का, स्तर का। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो भली प्रकार ध्यान रखने की चीज है वो है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। मान लीजिए आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं और बालक तो उसमें ध्यान ही नहीं है, तो आपका पढ़ाना ही बेकार है, क्योंकि वो उसमें लगा ही नहीं है, उसमें ध्यान केंद्रित ही नहीं किया। तो जब आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट को, किसी लेसन्स को, तो जब आप पढ़ाते हैं तो बीच बीच में अट्रैक्शन बनाने के लिए उससे संबंधित जो है प्रश्नों को स्टैंड अप कराकर छात्रों से पूछते रहें चाहिए, जिससे जो उनका ध्यान है, वो कंसंट्रेशन है, वो क्लास में बिल्कुल मोटिवेट होकर बना रहे डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो अधिगम का जो तत्व है वो होगा डियर अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना व सहायता देना, बी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता का प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लिप्तांक होगा जो गोद लिए गए उसके सगे भाई बहनों का है, बिल्कुल गलत है, कोई जरूरी नहीं। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल गलत है, अनुभव विकास के मस्तिष्क को बिल्कुल प्रभावित करता है। विद्यालय का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डियर, बिल्कुल गलत है। विद्यालय ही जो है समाजीकरण की क्या दूसरी सीढ़ी मानी जाती है और बिल्कुल इफेक्ट करती है डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला ही एकदम सही है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। व्यक्ति विशेष रूप में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, या व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं डियर। तो व्यक्तिगत भिन्नता में जो व्यक्ति है वो विशेष प्रकार और कोटि दोनों में ही भिन्न होते हैं डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्रॉबेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रांग या मैकडूगल? तो डियर देखिए ऑप्शन में किलपैट्रिक का नाम नहीं दिया हुआ है। आपके माइंड में आया होगा कि प्रोजेक्ट तो किलपैट्रिक की है, तो बता दें प्रोजेक्ट विधि पर सबसे पहले जो अनुसंधान किए थे वो जॉन डीवी किए थे। और जॉन डीवी कौन थे? तो ये जो है किलपैट्रिक के गुरु माने जाते हैं और किलपैट्रिक इनके शिष्य हैं। जब गुरु का नाम आ जाता है तो शिष्य का नाम ऑटोमेटिक हट जाता है डियर। अगर यहाँ किलपैट्रिक का नाम होता तो फिर जॉन डीवी ऑप्शन में ना दिया होता डियर। इसको बैठा लीजिए, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। अगर ऑप्शन में जॉन डीवी है तो आप जॉन डीवी को ही टिक करेंगे। इसे हम प्रोजेक्ट विधि को हम योजना विधि के नाम से भी जानते हैं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे, उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम दे देंगे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बालक कैसा है? अति सक्रिय है, यानी कि वो जो है पढ़ने में अभी सही तरीके से जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या करिए, आप उसे कोई जो है ऐसा कार्य दे दीजिए जिससे उसको लगे कि क्या मैं भी कुछ हूँ, मतलब मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। तो आप उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम दे दीजिए, या आप उसे क्लास को मॉनिटर बना दीजिए। जब उसके ऊपर एक दायित्व आ जाएगा डियर तो वो जो अति सक्रियपन है वो उसकी सही हो जाएगी और वो कंसंट्रेट होकर क्लास में क्या मॉनिटरिंग करेगा और पढ़ने भी लग जाएगा डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की चित्तवृत्ति पर, उनके दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो प्रश्न क्या कह रहा है? पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्तियां साधारणतया आधारित होती हैं तो उनके समकक्षी बालकों की अभिवृत्ति पर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि वाले बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इंकार करेंगे, बिल्कुल गलत है डियर। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बैठने के लिए बोलेंगे, ऐसा भी गलत है डियर। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, सी एकदम करेक्ट है। क्योंकि बालक कैसा है, मंद है, तो हम उसे ऐसी टेक्निक से सिखाएंगे कि उसके समझ में आ जाए और वो भी क्या प्रतिभाशाली बन जाए डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं आज के अगले और अपने 25वें और अंतिम प्रश्न की। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि वो परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना पर, स्थिरता तथा अस्थिरता पर, बहस पर, सतत तथा असतत अधिगम पर, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद पर। तो डियर आर्जव क्या तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली क्या कहती है कि परिवेश से।
यानी कि क्या पर्यावरण की बात कर रही है, प्रकृति की बात कर रही है, समाज की बात जो है सोनाली कर रही है, और जो पालन पोषण है यानी कि हेरिडिटी की बात वो आर्जव कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद पर बात हो रही है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब प्रकृति अगर पूछ ले तो यहाँ नेचर ना मारिएगा, क्योंकि प्रकृति किससे संबंधित है, हेरिडिटी से संबंधित है। डियर नोट रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये थे आज के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया, एक एक प्रश्न आपको बिल्कुल वेरीफाई हुए, क्लियर हुए हैं, तो चैनल पर जितने भी लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल ग्रुप में शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो आगे आने वाला टेट हो, सीटेट हो या सुपर टेट हो, आपके लिए रामबाण साबित होगा। हो सकता है कि प्रश्न आपको पहले आपने किए हों, लेकिन मेरे जो समझाने का तरीका है उससे आपने ये 25 प्रश्न नहीं बल्कि लगभग 100 प्रश्नों को किया है, क्योंकि मैं हर प्रश्न में 2-4 चीज़ें आपको नई बताता हूं डियर, जिसको आप प्रश्न में नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलेंगे आपसे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।